वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपका जनवरी में टेंटेटिव है। जनवरी में आपका पेपर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग हम लोग 31 दिसंबर तक का कोर्स चल रहा है यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2023 तक हमें अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। पेपर 1 की प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और पेपर 1 में हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट मध्य प्रदेश के इतिहास के दृष्टिकोण से प्रागैतिहासिक कालीन मध्य प्रदेश, प्री हिस्टोरिक इरा ऑफ मध्य प्रदेश को हम लोग देखेंगे और इससे जितने प्रश्न आते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। गिने चुने प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक परिदृश्य, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऐतिहासिक स्रोतों के दृष्टि से जो ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए उनके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है पाए गए स्रोतों के आधार पर कि कौन सा स्रोत कितना पुराना है और एक ही तरह के स्रोत सामग्री मिली है तो लगता है कि नहीं वो एक ही काल का है तो उसे एक काल में बांट दिया गया है। तो उसी तरह अन्य स्रोत जो मिले हैं वो सबका पैटर्न एक है, उनका जो पीरियड है, काल है, वो एक है, तो इसके कारण उसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं साथियों? जिस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का लिखित विवरण है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल है क्या? जिसका लिखित विवरण है और जिसे पढ़ा भी जा सका है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल को पहले देख लेते हैं। 1 नंबर में जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग पहले देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए जो उत्खनन है और खोज, इनके द्वारा प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। मध्य प्रदेश में जो खोज किया गया है, उत्खनन किया गया है, उससे प्रागैतिहासिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, इसके चिन्ह बहुत सारे मिले हैं। क्या क्या मिले हैं इसी से प्रश्न आते हैं। और मध्य प्रदेश में जितनी भी कह सकते हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? नदियों के किनारे और दूसरी कंदराओं में, उन्हें गुफाओं में, पहाड़ के गुफाओं में, और दूसरा नदियों के किनारे, अधिकतर यही मिले हैं। कौन कौन से स्थल हैं प्रागैतिहासिक काल के? तो भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, भोजवाड़ी, महेश्वर, देगांव, हंडिया, कबरा, सिदनपुर, होशंगाबाद इत्यादि। इतने सारे स्थल मिलेंगे प्रागैतिहासिक काल के, यानी पूरी कह सकते हैं भरी पूरी प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर आदिम प्रजातियों यानी बहुत प्राचीन मानवों के रहने के यहाँ प्रमाण मिले हैं। भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, भोजवाड़ी, महेश्वर, देहगांव, हंडिया, कबरा, सिदनपुर, होशंगाबाद, इन सभी स्थानों से प्रमाण वहाँ पर मिले हुए हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, इसको क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ये हो गया पूरा पाषाण, यहाँ पाषाण लिखा हुआ है लेकिन इसको पूरा पाषाण करना है ना? पूरा पाषाण काल। फिर होता है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो सभ्यताएं मिली है मध्य प्रदेश में, कहाँ से मिली है इसके प्रमाण? तो नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, ये जो घाटियां हैं नदी के किनारे, ये जैसे मैंने पहले ही कहा जो भी प्रमाण मिले हैं नदियों के किनारे मिले हैं और कंदराओं में मिले हैं। जैसे पाषाण काल, पूरा पाषाण हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा पाषाण के बाद हमें मध्य पाषाण मिलेगा, तो वहाँ भी जो प्रमाण मिले इन्हीं घाटियों के पास मिले हैं, है ना? यही घाटियाँ वहीं रहेगी, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, ये नहीं बदलेगी। वहाँ पे कुछ स्थल बदल जाएंगे लेकिन जो मुख्य स्रोत है, मुख्य क्षेत्र है, वो यही रहने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी और भीमबेटका की गुफाएं से। एकदम आपको याद रखना है, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी और भीमबेटका से गुफाएं से क्या मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं।
इस काल में जो औजार होते थे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार के औजार मिलते थे। तो पूरा पाषाण काल में जो औजार मिलता था वह होता था क्या, बिना बैंट, उसमें बैंट नहीं लगा होता। जिससे कुदाल आप देखे हैं, कुदाल वगैरह में क्या होता है, एक पकड़ने वाला रहता है ना, कुल्हाड़ी में भी पकड़ने रहता है, उसमें बैंट, उसी बैंट बोलते हैं। तो बिना बैंट वाला औजार जो मिला है पूरा पाषाण काल का, बिना बैंट वाला, या कहीं के मिला है तो लकड़ी के बैंट वाला, ठीक है, लकड़ी के बैंट वाला या बिना बैंट वाला क्या मिला है, हस्त कुठार। और पूछा जाए सबसे प्रमुख औजार क्या था पूरा पाषाण काल का, तो हस्त कुठार। याद रखिएगा, अगर एक औजार पूछा जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण था पूरा पाषाण काल का, वो था हस्त कुठार। हस्त कुठार मिला है, बिना बैंट वाला भी मिला है और लकड़ी के बैंट वाला भी मिला है। इसके अतिरिक्त खुरचनी मिला है, मुष्टि कुठार मिला है और क्रॉड मिला है। खुरचनी, मुष्टि कुठार और क्रॉड मध्य प्रदेश के अनेक स्थलों से ये मिले हैं। फिर भीमबेटका की गुफाएं इसी काल की है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल की है, पूरा पाषाण काल की है। यहाँ पर जो गुफा है वहाँ पे मनुष्य निर्मित शैल चित्र मिले हैं, मनुष्य निर्मित शैल चित्र मिले हैं, यानी गुफाओं में प्राचीन मानवों के द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं, पत्थर पर बनाए गए चित्र। शैल चित्र मतलब क्या हो गया, चट्टानों पर, पत्थरों पर बनाए गए चित्र मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से। तो भीमबेटका किस जिले में है, रायसेन जिले में। ये आपको याद रखिएगा, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। रायसेन जिले से, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा है, वहीं से हमारा मिला है प्रमाण शैल चित्र का। कंदरा यानी गुफा में शैल चित्र मिला है भीमबेटका से। तो भीमबेटका किस कालीन स्थल है, तो पूरा पाषाण काल का स्थल है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के बारे में जान लें, 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यानी मध्य प्रदेश का भीमबेटका सिर्फ भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में 2003 में ही घोषित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण कालीन जो सभ्यता मिली है, यहाँ पे उनके जो प्रमाण मिले, चिन्ह मिले हैं, वो भी उन्हीं घाटियों में, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी है ना, बेतवा और इनके सहायक नदियों की घाटियों में विकसित हुई है मध्य पाषाण काल। नर्मदा, चंबल, बेतवा और इनके सहायक नदियों की घाटियों में मध्य पाषाण काल के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में जो औजार बनते थे वो अच्छे अच्छे किस्म के पत्थरों से बनते थे, क्योंकि सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। पूरा पाषाण काल में बहुत ही आदिम थी, मध्य पाषाण काल में कुछ डेवलप हुई और नव पाषाण काल में तो क्रांतिकारी कदम हो गया। तो इस काल में जो औजार बनते थे वो जेस्पर से, चर्ट से और क्वार्टज। याद रखिएगा, जेस्पर, चर्ट और क्वार्टज उच्च कोटि के ये पत्थर थे, उच्च कोटि के पत्थर थे। इन्हीं से अधिकतर औजार बने हैं, जिसमें प्रमुख औजार हैं खुरचनिया, नोक और बेधनी। खुरचनिया देखिएगा कॉमन है, ये आपको पूरा पाषाण काल में भी मिला और मध्य पाषाण काल में मिला। नोक और बेधनी नया औजार है जो कि छोटे स्तर पे होते थे। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ जितने भी पाषाण उपकरण थे वो लघु थे, छोटे थे, है ना। जैसे नोक, नोक क्या हुआ, किसी तीर के आगे लगता था जो नोक होता है। छोटा छोटा औजार बनना इस काल में शुरू हो गया था। तो प्रमुख औजार क्या हो गया, खुरचनिया, नोक और बेदनी, मध्य पाषाण काल प्रमुख स्थल। और इन जो औजार थे इनकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इस काल में जो औजार बनते थे वो छोटे आकार के बनते थे ना, औजारों का आकार छोटा होना आरंभ हो गया, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल क्या था, आदमगढ़। जिस प्रकार पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देखें तो भीमबेटका है, भीमबेटका है ना, जो गुफा चित्र मिले हैं वहाँ पे, शैल चित्र मिले हैं। तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल पूछा जाएगा वो हमारा आदमगढ़ का होशंगाबाद। आदमगढ़ में होशंगाबाद प्रमुख स्थल हो गया, होशंगाबाद, लेकिन होशंगाबाद कहाँ है, आदमगढ़ में। तो ये मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल हो गया। अब चलिए नव पाषाण काल में चलते हैं। नव पाषाण काल में जैसे कहा कि ये क्रांतिकारी काल था, तो इस काल में बहुत सारे प्रगति हुई। और ये इस कालीन जो सभ्यता है मध्य प्रदेश में इसके प्रमाण सागर, जबलपुर, दामोह, होशंगाबाद तथा छतरपुर जिलों में नवपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। यानी नवपाषाण कालीन जो औजार थे वो उसके चिन्ह मिले हैं, उसके प्रमाण मिले हैं मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों से। उसमें प्रमुख याद रखिएगा, ये देख सब नाम याद रखना। नवपाषाण कालीन स्थल कौन हो गया, सागर, नवपाषाण कालीन स्थल है।
आपसे कभी कोई प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल है, कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो इसको आपको अलग अलग इसको कर लेना है। जैसे ये अब हम लोग देख रहे हैं नवपाषाण काल में सागर, जबलपुर, दामोह, होशंगाबाद, छतरपुर। लेकिन कुछ जैसे होशंगाबाद ये आपको मध्य पाषाण काल में भी मिला और नवपाषाण काल में कुछ कॉमन है, तो कॉमन वाले को अलग कर लें कि होशंगाबाद हमारा मध्य पाषाण काल में भी है, नवपाषाण काल में भी है। तो ये इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ पे मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन दोनों के प्रमाण मिले हैं, तो होशंगाबाद से। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्थान हो गए, सागर, जबलपुर, दामोह, छतरपुर। नवपाषाणकालीन स्थल है। इस काल में जो औजार बने थे उसको आपको याद रखना है, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला। इस काल के प्रमुख औजार क्या हो गया, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला। हर काल में कुछ औजार प्रमुख रहे हैं, यहाँ पर कुल्हाड़ी सबसे प्रमुख रहा। जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा वहाँ क्या था, हस्तकुठार, हस्तकुठार था प्रमुख। और मध्य पाषाण काल नौक था प्रमुख, बेधनी था प्रमुख। और मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में क्या होगा प्रमुख, कुल्हाड़ी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख था कुल्हाड़ी। तो ये सब औजार थे, सेल्ट, कुल्हाड़ी और बसूला, नव पाषाण कालीन औजार हैं ये। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो था कृषि। कृषि का आरंभ हो गया, कृषि, पशुपालन पहले भी स्टार्ट, लेकिन इस बार पशुपालन अच्छे से होने लगा। गृह निर्माण, क्योंकि लोग एक जगह रहने लगा स्थायी रूप से। और अग्नि का प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया गया। मध्य पाषाण काल के बाद जो नव पाषाण काल आया, इसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कृषि का विकास हुआ, पशुपालन हुआ, गृह निर्माण और अग्नि प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया गया। ये तो जनरल ट्रेंड में भी जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ते ही हैं। यहाँ आपको प्रमुख स्थल को याद रख लेना है, कौन से स्थल नवपाषाण काल के हैं, कौन से स्थल मध्य पाषाण काल के हैं, और औजार को याद रखना है कौन सा औजार किस काल का है। ये 2 से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे इन औजारों को याद रखना है कि ये औजार नवपाषाण कालीन है, ये जो स्थल है ये हमारा नवपाषाण कालीन है। इन तरह से सबको डिवाइड कर लें, पूरा पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल। जैसे मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म लघु वहाँ पर बनाने लगे औजार, माइक्रोलिथ काल भी उसको कहा जाता है ना, लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये था साथियों आज के लिए आप सभी के लिए ज़रूरी क्लासेस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। और पेपर 1 बहुत ज़रूरी है आपके रिजल्ट में। तो पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल के साथ आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि 31 दिसंबर तक आपको कोर्स जो है 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करा दें। और भी सारी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हो रही है, फ्री हो रही है। आप कोई भी बस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो जैसे अपलोड हो आपको मिलती रहे। और पर डे यहाँ इस प्रकार की क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।